आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी स्थायी राजधानी नहीं है। स्थायी राजधानी को लेकर विभिन्न आयोग और समितियों ने चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन प्रदेश में आई भाजपा या कांग्रेस की सरकारों ने, नेताओं ने उस तरफ पलट कर नहीं देखा। थोड़ा बहुत काम भी किया गया तो वह वोट बैंक की राजनीति के लिए, यदि राजनीति के लिए नहीं होता तो लगभग 1000 करोड़ रुपए गैरसैंण भराड़ीसैंण में खर्च करके और भव्य इमारत विधानसभा के लिए बनाने के बावजूद और कागजों में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद भी वहां पर कभी कभार विधानसभा के लिए सत्र बुलाए जाते हैं और राजधानी को अब तक गैरसैंण घोषित नहीं किया गया है। यह सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है जिसे निभाया जाता है। और इसीलिए आपको याद होगा कि जुलाई 2025 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में जस्टिस राकेश थपलियाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाने के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी। तब एक जनहित याचिका उनके सामने आई थी और जस्टिस थपलियाल ने उत्तराखंड सरकार और राजनेताओं की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा राजनीतिक फुटबॉल बन गया है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया था कि 25 साल बाद भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि उत्तराखंड आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा था। गैरसैंण भराड़ीसैंण में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको लेकर विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी देंगे आपको उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्रा जी। इस मामले में विस्तार से बात करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। साथ है उत्तराखंड के विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्रा जी, जो कि चमोली और आज ये कहेंगे कि रुद्रप्रयाग जिले के मूल के हैं, और इस समय ये लोग राजधानी गैरसैंण बनाने को लेकर आंदोलनरत हैं। दिल्ली में आए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप पहले तो आपका स्वागत है चंद्रा जी मेरे चैनल में। मैं जानना चाहता कि जो वहाँ राजधानी बनी है गैरसैंण में, जिसको ग्रीष्मकालीन भी घोषित किया जा चुका है, उस पर लगभग कितना पैसा खर्च हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ज़मीन है, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत के लोगों को इसको बता दीजिए कितना है। देखिए 2014 में जब राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विधानसभा एक बनाई जाए, तो 2014 से कार्य प्रारंभ हुआ और केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें अंशदान किया गया और राज्य सरकार द्वारा अधिक धन आवंटन हुआ है। पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास भराड़ीसैंण में है, क्योंकि ये हाई लेवल पे और काफ़ी हाई एटीट्यूड पे है, 6500 फीट से ऊपर तक इसकी हाइट जाती है। तो इसके लिए जो एरिया है जो हमारे पास अवेलेबल है वो 32 एकड़ है। 32 एकड़ में उसका जो बेसिक आज की डेट में जो हमारा प्लेस है वो 32 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है। टोटल एरिया 498 एकड़ भराड़ीसैंण के आसपास गवर्नमेंट लैंड है। उसमें जब भी ज़रूरत होगी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो नेचुरली इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर ज़रूरत होगी तो लेनी होगी। इसके अलावा वहाँ पे एक विदेशी प्रजनन केंद्र जो था स्थापित किया गया, इंडो जर्मन प्रोडक्ट, इटालियन या जर्मन है जो विदेशी सहायता से चलता था। वहाँ प्रजनन केंद्र वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था राज्य बनने से पहले। बाकी सब विधानसभा की, बाकी वो प्रजनन केंद्र के अलावा जो लैंड है वो उसके काफ़ी विधानसभा का, वहाँ पे आकाशवाणी, दूरदर्शन का, आकाशवाणी का ये केंद्र भी बना हुआ है। अच्छा। उसी कॉम्प्लेक्स से नीचे जहाँ पे प्रजनन केंद्र है उसी एरिया में। पर मुख्य तौर पर विधानसभा को लेकर है कि विधानसभा आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि लोग रहेंगे कहाँ, क्या है, तो वहाँ किसके लिए वहाँ मकान बन चुके हैं, कोठियाँ हैं, ये थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो 2014 के बाद जब निर्माण शुरू हुआ तो 2019 में समाप्त हो गया था अभी तक की जो उस समय के कंस्ट्रक्शन थे। टोटल लागत जो है इसकी 174.50 करोड़ 174.50 करोड़ इसकी लागत है, जिसमें ये सिर्फ बिल्डिंग की बात करिए, पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक डेवलप हुआ है उसमें, जिसमें साइड डेवलपमेंट एक मेजर हो रहा है, फ्लैट लैंड करना, ये करना रहा, और उसमें जैसे दिवाली खाल से और भराड़ीसैंण तक है, उसमें 4 किलोमीटर का जो रास्ता है, मेन रास्ता है, उसके रोड का
जो काम हुआ है, उसके अलावा उसमें मेन जो काम हुआ है वो 4 किलोमीटर की, जो हमारे पास हिल में कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहाँ 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछाया गया। क्यों कि बर्फ़ की वजह से ये देखा गया है कि बर्फ़ में जब जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको ध्यान में रखते कि भराड़ी में रेगुलर सप्लाई बने गए। 3 जगह से उसमें पावर सप्लाई हुई, तो 3 कर्णप्रयाग सिमली से भी पावर सप्लाई है उसमें से, और उसमें रामनगर की तरफ से भी सप्लाई आती है। तो वह इलेक्ट्रिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक डिसरप्शन की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि हाई टेंशन लाइन उसमें गुजरती है 32 kV की उसमें। इसके अलावा पावर की स्थिति है, पानी की स्थिति है कि वहाँ पे ऑलरेडी प्रजनन केंद्र की वजह से एक पाइपलाइन थी जो 7 किलोमीटर से पानी आता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 3-4 करोड़ रुपए और खर्च किए गए, और उसमें पाइपलाइन की स्थिति ये है कि ग्रेविटी का पानी आता है, यानी 24/7 हमें ना कोई पंप चलाना होता है ना कुछ चलाना होता है, 24/7 हमें रेगुलर पानी कैंपस में अवेलेबल है। और उसकी जो 7 किलोमीटर से आता है उसकी ब्यूटी है कि हमारे पास 2 लाख लीटर कैपेसिटी का टैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो भराड़ीसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना हुआ है। तो इस पर भी जो पानी की जो प्रॉब्लम थी, जिसे लोग बताते हैं, जो ऑलरेडी पानी था, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए कि विधानसभा को देखते हुए फ्यूचरिस्टिक जो प्लान होंगे, सचिवालय बनेगा, उसके लिए पहले ही हमने उसमें पानी की व्यवस्था को काफ़ी स्ट्रेंथन किया। रोड की अगर आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल रोड है, दिवाली खाल से भराड़ीसैंण जाने के लिए, मैंने देखा है, मैं और अब उसे डबल लेन किया जा रहा है और उसे वाइडनिंग भी किया जा रहा है। पानी इसके लिए आवासीय व्यवस्था सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास एक विधानसभा भवन है, सिंगल यूनिट जो मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेज हॉल हैं, जो कमेटी रूम्स होते हैं, जो डिफरेंट कमेटीज़ होते हैं, आपको तो उसका आइडिया नहीं है कि पार्लियामेंट्री स्टडीज़ का आपने किया, तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या और स्टैंडिंग कमेटीज जो हमारी हैं, उनके लिए कमेटी हॉल्स हैं और वेल इक्विप्ड हॉल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मेन विधानसभा का हॉल है वो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का है। अगर फर्दर कभी डिलिमिटेशन होता है और हमें नंबर ऑफ़ हमारे मेंबर्स बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो 70 की जगह 90 विधायकों को आसानी से उसमें कैटर किया जा सकता है और भी बढ़ाया जा सकता है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाया कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होती है राज्यों में, तो हमने ये ध्यान दिया कि जब हम हरियाणा में जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं, तो या यूपी में जाते हैं, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है वो विधानसभा भवन के अंदर ही होती है। उसको ध्यान में रखते हुए उसकी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, जिससे कि फ्यूचर में कभी ये बाहर लेने की आवश्यकता न पड़े। इसके अलावा जो बिल्डिंग है उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, मुख्यमंत्री की जो आवाज़ वो होता है ऑफिस हो गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेशन, स्पीकर का होगा, स्पीकर का है, एलओपी का है और मिनिस्टर्स उनको सारे सबको एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई। इसके अलावा जो लाइब्रेरी का पॉइंट है, वो लाइब्रेरी उसमें प्रोविज़न किया गया है, सपोर्टिंग जो स्टाफ उनका होगा, पेंट्रीज है, उसमें पेंट्रीज की व्यवस्था की गई है, और इसमें लॉबी भी है अपने आप में। तो जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है किसी भी हाउस की, उनको उसमें कैटर करने के लिए सफिशिएंट स्पेस दिया गया और उसे बढ़िया उसी हिसाब से फर्निश भी किया गया। जितने इसके अलावा ये मेन बिल्डिंग का बताया मैंने आपको, तो प्रेस का है, तो प्रेस के लिए अलग से उसमें अरेंजमेंट है कि प्रेस अगर करनी हो तो प्रेस में कहाँ पे ब्रीफिंग होगी, कहाँ पे प्रेस के जो मीडिया पर्सन्स हैं कहाँ पे गैदर हो सके, उनके बैठने की, इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो छोटी कैटरिंग की व्यवस्था है उनकी सेपरेट कैटरिंग की गई। सीएम ऑफिस है, उसमें कैटरिंग सेपरेट है, स्पीकर की कैटरिंग सेपरेट है, जैसे और राज्यों में होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोकसभा का देखा हो, इसी तरह की व्यवस्था है। जहाँ तक विधानसभा भवन की, मैंने आपको विधानसभा भवन की बताई। इसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जब सेशन चलता है तो उसमें एकोमोडेशन जो ऑफिसर्स आते हैं या मंत्री आते हैं या एमएलएज आते हैं या पुलिस आती है या पुलिस फोर्स आती है, उनको कैसे एकोमोडेट किया जाए। तो प्रेजेंटली हमारे पास 15 ऐसे रूम्स हैं जो वीआईपी जो हमने मंत्रियों के लिए, और 3 जैसे 12 हो गए, 11 हो गए, उनके लिए अलावा हमने टोटल 15 वो रखे वीआईपी सूट कह सकते हैं। ठीक है, तो 7-8 तो मंत्रियों को स्पीकर और बिल्कुल 12 ही हो गए, मुख्यमंत्री एरिया हो गए, हाँ, तो ये सब इसमें मुख्यमंत्री अपने उसमें जा सकते हैं। और तो इसके अलावा एमएलएस के लिए हमने 60 बेडेड एकोमोडेशन बनाई है। तो 1+1 रूम है, 2 रूम का कमरा है, उसमें एक हल्की सी पेंट्री भी दी है कि अगर कोई विधायक स्वयं से खाना बनाना चाहे, उसकी पर्सनल नीड्स हो, तो वो अपनी फैमिली लाए या अपना किचन खुद रन कराना चाहे, तो छोटी सी किचन उसमें पेंट्री दी गई है। इसमें विधायक को हर विधायक के साथ है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स आते हैं, या चीफ सेक्रेटरी है, डीजी पुलिस है,
ये बड़े अधिकारी हैं या बड़े लेवल के सेक्रेटरीज वगैरह सारे जितने होते हैं, काफ़ी सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंट जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, तो उनके लिए 60 बेडेड का एक अलग से वो है एकोमोडेशन का प्रोविज़न है। इसके अलावा जो और स्टाफ आते हैं और अधिकारी आते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी, उनके लिए 60 बेडेड एकोमोडेशन सेपरेटली, तो 120 ये है। और जो मैंने आपको बताई ये इनके लिए अलग से। अच्छा। इसके अलावा हमने एक डॉर्मेट्री भी उसमें प्रोवाइड की। डॉर्मेट्री में यह है कि उसमें 7-8 बेड की कैपेसिटी है और टोटल मिला के अगर आप देखें तो डॉर्मेट्री हमारे पास 140 बेडेड है, जो 96 कैपेसिटी को 140 बेडेड की कैपेसिटी। तो अधिकारियों के लिए 96 का हॉस्टल सेपरेट है और 60 का अलग। तो अच्छा, पुलिस कितनी आती है? पुलिस सिक्योरिटी या जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने जैसे कहा भी था पहले प्रेस में भी कहा, प्रदर्शन वगैरह, हाँ, प्रदर्शनों को रोकने के लिए और पब्लिक भी लोकल एरियाज के हों या डिफरेंट स्टेट्स के हों, तो उस टाइम पे ये सोचते हैं कि हमारी बातों को ज़्यादा गौर से सुना जाएगा अगर हम विधानसभा पे प्रदर्शन करेंगे। तो धरना प्रदर्शन के लिए जो स्थान हमने ईयरमार्क किया है जैसे होना चाहिए, तो भराड़ीसैंण है प्रेजेंट के, तो भराड़ीसैंण से 4 किलोमीटर दूर पे ही है। तो तब भी काफ़ी धरना प्रदर्शन जन आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती। वो समझते हैं कि हमारी जन आकांक्षाओं को इस समय ये मौका है कि हाउस के टाइम पे उनको रेज करें, तो उसके लिए पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो देहरादून में सत्र करें या कहीं भी, वो तो होता है। नेचुरली अगर आप देहरादून में करेंगे नेचुरली देहरादून में करेंगे तो पुलिस फोर्स ज़्यादा चाहिए, और अगर आप पहाड़ में करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी कम होती है, तो पहाड़ में जो आंदोलन होते हैं उनकी संख्या भी घटती है और उस हिसाब से पुलिस फोर्स की कंपैरेटिवली कम आवश्यकता। तो लगभग कितने? तो 1400-1500 के करीबन में पुलिस फोर्स को, पुलिस फोर्स की जो व्यवस्था होती है वो पीएससी तो होती है, जो हमारी पीएससी आर्म पुलिस वाले होते हैं। इसके अलावा रूटीन पुलिस, ज़्यादा रूटीन पुलिस ज़्यादा होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ले लिया। और मीडिया के लिए क्या करके रखा है? मीडिया के लिए पूरा मैंने जैसे आपको बताया हाउस में भी प्रोविजन है उनका कि वो अपनी बात रख सकते हैं, उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की है। तो मीडिया को टिकाने के लिए अभी तक अब हमने मीडिया में जो हमारे पास एकोमोडेशन ऊपर है, हॉस्टल्स वगैरह, उसमें मीडिया को रखने की व्यवस्था की है। कल लगभग कितने लोग आ जाते हैं मीडिया? 20 से लेकर के 30 तक रहते हैं, आते रहते हैं। और कुछ लोग नियरेस्ट जो प्लेसेस हैं उनमें भी शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, खाना वाना इतने लोगों के लिए करीब मुझे लगता है 200-300 लोग तो आ ही जाते हैं। हाँ, जो खाने की व्यवस्था है जिन्हें एमएलएस की और मिनिस्टर्स की, उसकी कैटरिंग व्यवस्था विधानसभा करती है वहाँ पे। इसके अलावा जो जनरल पब्लिक है या और लोग आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया हुआ ये काम कि पुलिस फोर्स है इनके लिए वो जो सेपरेट किचन चलाएं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करें। अच्छा, जब सत्र तो भाई आपने बताया, जब सत्र नहीं होता तो उसकी देखभाल के लिए कितने कर्मचारी या पुलिस फोर्स कितने लोग वहाँ काम करते हैं? आवश्यकता है कि उन्होंने कुछ पुलिस के ऑफिशियल कर्मचारी भी वहाँ रहते हैं और बाकी विधानसभा के कर्मचारी वहाँ लगभग कितने जाते हैं? लगभग कितने? कम से कम 10-15 तो रहते हैं। 10-15 रहते हैं। इतना तो रहते हैं। बिजली सफाई करना बहुत वो अलग है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दे रखा है कि मतलब उससे जैसे आप उसकी हाउसकीपिंग का काम है तो रेगुलर प्रोसेस है, हाउसकीपिंग आपको रेगुलर चाहिए तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि टोटल जो इस समय करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया और राजधानी आप बना नहीं रहे हैं, तो वो मिसयूज ही तो हो रहा है। मिसयूज हो रहा मतलब उस सेंस में कि अभी जो सत्र हो पा रहे हैं जैसे एक्सपेक्टेशन है तो उसका कोई मतलब इतना फॉर्मेलिटी है कि आने वाली है जी, चलो फॉर्मेलिटी मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सिस्टम है, हाउस तो चलाना बिना उसके नहीं। नहीं हाउस तो अगर आप चलाएं गैरसैंण में ले जाके चलाने की दिखा दिया हमने, वहाँ भी चलाया नहीं चलाना वाला तो मैं नहीं कह सकता, इस तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। उत्तराखंड में चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की रही हो, कोई भी नेता गैरसैंण जाना नहीं चाहता है, जबकि भराड़ीसैंण परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय से ही गैरसैंण को आंदोलनकारियों ने राजधानी बनाने की मांग की थी। इससे पहले 4 जनवरी 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने राजधानी समेत कई मुद्दों पर अपनी सिफारिश दी थी। रमाशंकर कौशिक कमेटी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के रूप में उपयुक्त स्थान माना था क्योंकि यह भौगोलिक रूप से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में स्थित है। यह आज के चमोली जिले में स्थित है। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने भी एक कमेटी का गठन किया था जो कि विनोद बर्थवाल उनके नेता थे। पार्टी के उत्तराखंड में बर्थवाल कमेटी को भी राजधानी के मामले पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा था और बर्थवाल कमेटी ने भी गैरसैंण को राजधानी के लिए उचित स्थान माना था।
राज्य गठन के बाद 2008 में उत्तराखंड सरकार ने वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसे गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की व्यवहार्यता पर अध्ययन करके रिपोर्ट देने को कहा गया था। दीक्षित आयोग ने इस क्षेत्र को यानी गैरसैंण क्षेत्र को भूकंप का सबसे खतरनाक क्षेत्र मानते हुए और भी कई व्यवहारिक समस्याओं का हवाला दिया था और देहरादून को स्थायी राजधानी के रूप में उपयुक्त बताया था। वास्तव में यह नेताओं की चालबाजी थी कि इस रिपोर्ट में स्टेट की राजधानी देहरादून बनाने का रास्ता खुल जाए, लेकिन लोगों के विरोध के चलते ऐसा हो नहीं पाया। उत्तराखंड के लोग गैरसैंण को आज भी राजधानी बनाने की मांग करते आ रहे हैं। 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समय गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया गया। 2017 में भाजपा की तत्कालीन सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण को आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और जिसे 8 जून 2020 को तत्कालीन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अधिसूचना के तौर पर जारी करने की स्वीकृति जारी कर दी थी। इसके बाद 2014 में पहला विधानसभा सत्र गैरसैंण में 9 से 12 जून तक हुआ था। 2017 में नवनिर्मित विधानसभा भवन में सत्र शुरू हुआ और 2018 में पहला बजट सत्र आयोजित किया गया। 2020 में गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित हुआ और 2025 में मानसून सत्र, जो कि 19 से 23 अगस्त तक चला। सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गैरसैंण विधानसभा भवन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिल टू हाई टेक अभियान के तहत तकनीकी सेवाओं और योग नीति की शुरुआत की, जिससे गैरसैंण में विकास को बढ़ावा मिले, यह सोचा गया। इतना सब होने के बावजूद और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद और एक भव्य इमारत विधानसभा के बनाने के बावजूद राजधानी को स्थायी तौर पर घोषित अब तक गैरसैंण नहीं किया गया और देहरादून में ही राजधानी चल रही है। और ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के नेताओं को अब देहरादून रास आने लग गया है। यह भी जानने लायक है कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 47 एकड़ में फैला वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर बनाया गया है। यह समुद्र तल से 5410 फीट की ऊंचाई पर है। भवन में विधानसभा सभागार, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय, साथ में ही विधायकों और मंत्रियों के आवास भी शामिल हैं। 9 नवंबर 2013 को विधानसभा भवन का पूजन हुआ और 2017 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। इस क्षेत्र के लिए पानी की ही व्यवस्था करने के लिए अलकनंदा नदी से पानी लाने की योजना को भी अनुमति दी गई और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब यह राशि और भी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि यह आकलन 2008 के आयोग के अनुसार है। यह भी कह सकते हैं कि गैरसैंण को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय तो कर लिया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। यहाँ तक कि खानापूर्ति के लिए या औपचारिकता निभाने के लिए कभी कभार एकाध सत्र कर लिए जाते हैं। उत्तराखंड के विधायकों की हालत यह है कि वो चिट्ठी लिख देते हैं जब भी सत्र होने की बात होती है कि उन्हें गैरसैंण में ठंड लगती है। भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन और संबंधित बुनियादी ढांचे की अनुमानित लागत 800 से 1000 करोड़ रुपए है, जिसमें भविष्य में और निवेश की आवश्यकता होगी। गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाने के लिए सरकार को एक दीर्घकालिक योजना, पर्यावरणीय संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी का ध्यान तो देना ही होगा, लेकिन सबसे पहले यह है कि सरकार को इसके लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। यह सुखद बात है कि उत्तराखंड की जनभावनाओं और राज्य हित में गैरसैंण भराड़ीसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर अब दिल्ली में भी एक आंदोलन होने जा रहा है और इसकी शुरुआत 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर से होगी। इसकी शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार में सचिव रहे और IAS अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी और उनके साथ हैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्रा तथा समाज सेवी कमल ध्यानी। उत्तराखंड की
स्थायी राजधानी गैरसैंण ले जाने की मांग को लेकर एक बार से फिर पहाड़ी समाज मैदान में उतरने जा रहा है। इस मामले में आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और इस तरीके के मुद्दों के साथ जल्दी आऊँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।